Hi dear learners, welcome to RSC classes of English language. Today our topic is board practice sets. This is M. Rahman and I am going to begin set 2 class 12 UP board English practice set जिसका कोड है 316ZW। आज आप इसके ग्रामर सेक्शन को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। हम वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आपका क्वेश्चन 4 सेक्शंस में आता है। पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको आर्टिकल और लेटर्स आते हैं। लेटर्स में लेटर टू एडिटर और बिजनेस लेटर्स आते हैं। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको मिलते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच होता है। उसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच होता है, तो 10 और 10 आपके 20 हुए। और आपके 6 नंबर पर सेक्शन सी के अंदर 5 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है जिससे रिलेटेड वीडियोस हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो आज हम बोर्ड के इस प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर आप अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक दें कि कैसा आपको समझ में आया या आप और क्या अच्छे से चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि MCQs के अंदर आया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता वह क्या कहलाता है। तो जिसका एग्जिस्टेंस, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में, तो मीनिंग इसका ये हुआ वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता कि कोई ईश्वर है या कोई खुदा है। तो इसमें इस तरह के इंसान को जो खुदा में बिलीव नहीं करता या गॉड में बिलीव नहीं करता, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक और आस्तिक का मतलब होता है आस्था रखने वाला और थीस्ट का मतलब होता है आस्था रखने वाला। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है आस्था रखने वाला, पहला ही वर्ड आपका यहाँ पर आ जाता है कि इसका आंसर थीस्ट है। लेकिन सस्पेंस यहाँ पर बनता है कि जब हम अथीस्ट देखते हैं तो दोनों मिले हुए हमें नज़र आते हैं। तो अब हम कैसे याद रखें कि आस्था रखने वाला आस्तिक, यानी अगर हिंदी में ए आता है तो इंग्लिश में ए नहीं आता, और अगर हम नास्तिक कहते हैं तो उसमें ए नहीं आता जबकि अथीस्ट में ए आता है। तो ये आप अंतर समझ लें। अगर हिंदी में ए आएगा आस्तिक तो डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर ए नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर थीस्ट हुआ, खुदा में बिलीव करने वाला, ईश्वर को मानने वाला। और अथीस्ट आता है तो आस्तिक में ए आने की बजाय अगर अथीस्ट में ए आता है तो हिंदी में ए नहीं आएगा, यानी नास्तिक हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे वर्ड मीनिंग्स को, क्योंकि इन वर्ड मीनिंग्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा सिनोनिम और एंटोनिम के अंदर बहुत इजी हो जाएगा। वर्शिपर, वर्शिपर का मतलब होता है पूजा करने वाला, ठीक है। और डिवोटी का मतलब है किसी के अंदर एक यकीन रखने वाला, उसके सारे तौर तरीक़ों को मानने वाला, किसी में श्रद्धा रखने वाला। तो भक्त भी कह सकते हैं डिवोटी को, वर्शिपर पूजा करना। भक्त एक इंटेंशन है कि आप किसी की बातों को अमल में लाते हैं, और वर्शिपर का मतलब है कि बातों को अमल में नहीं लाते लेकिन सिर्फ ईश्वर को मानते और उसकी पूजा करते हैं। तो वर्शिपर पूजा करने वाला, ठीक है। डिवोटी जो अंदर से अपनी भावनाओं के साथ किसी में श्रद्धा रखता हो। लेकिन थीस्ट वर्ड ये बताता है कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस है, और जो आपका वर्ड अथीस्ट है ये बताता है कि एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ए को नहीं समाने तो आपका आंसर हुआ थीस्ट। सेकंड क्वेश्चन है द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स। फ्रेजेस और इडियम से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। उसमें हमने इनके मीनिंग्स को याद कराया, साथ साथ ये भी कोशिश की कि जब आप उनके मीनिंग्स को लर्न करें तो वो मीनिंग्स आपको एक बार याद करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाए और उन मीनिंग्स को आप कभी ना भूलें। तो आइए पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। एक्ट अपॉन का मतलब होता है दूसरे के सुझाव पर काम करना। तो अब हमने जो मीनिंग निकाला उस मीनिंग को अब हम क्या करेंगे कि
इन वर्ड से रिलेट करके याद करेंगे। एक्ट का मतलब हुआ कोई काम करना, अपॉन का मतलब होता है किसी से रिलेटेड, किसी के ऊपर। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी की बात को मानते हैं, तो हम उसके एक्ट करते हैं, काम करते हैं उसके सुझाव पर। तो ये वर्ड्स हमें खुद याद दिला देंगे कि भाई एक्ट करना है अपॉन समबडी सजेशंस, तो एक्ट अपॉन। तो देखते हैं, टू वर्क हार्ड, तो ये तो सजेशंस की बात थी, तो अब आप वर्क हार्ड करें या ना करें वो सजेशन पर बेस करता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। टू कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है व्यवहार। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी व्यवहार और किसी के कहने पर काम करना, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहा कि किसी के कहने पर काम करना। लेकिन जब आपके दूसरे ऑप्शंस आते हैं, टू एडवाइस, मशवरा देना, लेकिन काम करना इसके अंदर नहीं आ रहा। लेकिन टू फॉलो सजेशंस, तो सजेशंस में दूसरे के सजेशंस भी आ गए हैं, और फॉलो मानना, यानी एक्ट अपॉन के दोनों पार्ट आपको इस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका ये वाला पार्ट आंसर होगा। इसके बाद हम आते हैं द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी को पहले आइए समझते हैं। कंट्रोवर्सी जो वर्ड है वह है कोई भी ऐसा काम जो कि लोगों में चर्चा का विषय बन जाए, विवाद का विषय बन जाए, किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को ना लग रहा हो, और सोसाइटी में बातों को उछाला जाने लगे, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं। तो कंट्रोवर्सी से कंट्रोवर्शियल बना है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब है एक नई बहस पैदा कर देने वाला टॉपिक, जिसमें दो तरह के लोग होते हैं, कुछ मानने वाले होते हैं, कुछ मानने वाले नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा मानने वाला, न मानने वाला, उपद्रव, कुछ डिस्प्यूट टाइप की चीज़ें कहाँ पर मिल रही हैं। पहला है फाइट। फाइट विवाद या विचार न मिलने के बाद होती है, तो फाइट तो बहुत आगे निकल गया, तो इसका ऑप्शन फाइट तो है नहीं। अब कंट्रोवर्सी के भाई डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है कहा सुनी, झगड़ा, मनमुटाव, बात ना बनना, किसी को बात पसंद ना आना। तो ये लगता है कि हाँ ऑप्शन है, आंसर होगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन को चुनने से पहले हमें चारों ऑप्शंस की स्टडी अच्छे से कर लेनी इसलिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि कम अच्छा लगने वाला वर्ड हमें आंसर लगने लगे और उससे बेहतर मीनिंग आगे दे रखा हो, क्योंकि एक्चुअली ये नियरेस्ट मीनिंग होते हैं। कभी कभी एक ऐसा वर्ड जो बहुत कम मीनिंग रखता है, ठीक है, हमने उसे छोड़ दिया, उससे अच्छा मीनिंग आया। लेकिन कभी कभी वो कम मीनिंग रखने वाला वर्ड अकेला होता है, बाकी बिल्कुल गलत होते हैं, तो वो 10% मैच करने वाला भी आपके आंसर में चला जाता है। इसलिए आपको सारे वर्ड्स पढ़ लेने ज़रूरी हैं। तो हम अग्रीमेंट पर आए, तो कंट्रोवर्सी और अग्रीमेंट तो अपोजिट जा रहे हैं। रिजोल्यूशन, पक्का इरादा कंट्रोवर्सी से कहीं मैच नहीं करता। तो हमारा जो ऑप्शन आया डिस्प्यूट, यानी कंट्रोवर्सी से मिलता जुलता है डिस्प्यूट। द एंटोनिम ऑफ बेटर, तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं मज़ेदार किस वजह से है। द एंटोनिम ऑफ बेटर, आपने आज तक जितने वर्ड्स देखे होंगे सब पॉजिटिव डिग्री में देखे होंगे। इधर से मीनिंग दिया, उधर दूसरा पॉजिटिव डिग्री में हमें मिला, छांटना आसान हो गया। लेकिन अगर एक वर्ड एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में दे तो 3 तो उसकी डिग्रीज होती हैं। एक अपने आप में पॉजिटिव है, सेकंड कॉम्परेटिव है, तीसरा सुपरलेटिव है, फिर उससे मिलते जुलते दूसरे वर्ड्स और उनकी डिग्रीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि भाई बेटर का अपोजिट है, तो बेटर का मतलब हुआ वर्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिगिनिंग में ही आंसर मिल रहे हैं। तो कई बार आप ये जज करते हैं कि अरे आंसर बिगिनिंग में नहीं होते, बाद में दिए जाएंगे। अपने पास से ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस मत पालिए, अपने माइंड में ऐसे गलत आइडियाज़ मत लाइए, ऐसी सोच मत बनाइए। तो इन मिसकॉन्सेप्शन से बचकर रहिए। तो आपका आंसर बेटर मीन्स पॉजिटिव डिग्री का कॉम्परेटिव, यानी वेल, बेटर, बेस्ट या गुड, बेटर, बेस्ट। तो हमें ये भी देखना है कि जिस लेवल का ये वर्ड है उसी लेवल का सिमिलर कोई भी अपोजिट या सिनोनिम आपका होना चाहिए। तो ये एडजेक्टिव है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो मुझे कॉम्परेटिव डिग्री वाला सर्च करना है। अब जो बेटर का उल्टा ख़राब होता है, ख़राब बैड है, बट बैड का कॉम्परेटिव वर्स्ट होता है, इसका सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, और गुड का बेटर होता है। तो ये तो सेम मीनिंग में चला गया। सेम मीनिंग में भी गलत इसलिए है क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है। तो बेटर चूँकि गुड का कॉम्परेटिव डिग्री है, इसलिए वर्स जो इसी कॉम्परेटिव डिग्री में बैड की कॉम्परेटिव डिग्री होगी, तो आप इसको आंसर लगाएंगे। यानी गुड की कॉम्परेटिव डिग्री का बैड की कॉम्परेटिव डिग्री से आप अपोजिट वर्ड निकालेंगे। तो आपका ये फर्स्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर डी में। अगला दिया है सरदार पटेल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया।
ये बहुत इम्पोर्टेंट एरर है और इसमें एरर हमें फाइंड आउट करना है पूरे सेंटेंस के अंदर कि सरदार पटेल लोगों में से एक है। तो कोई भी व्यक्ति इसको समझने के लिए, इसके एरर को निकालने के लिए, ये आप समझ लीजिए कि कोई भी इंसान एक है तो एक वन ऑफ द मैनी पीपल। तो यहाँ पर वन के बाद बिल्कुल निश्चित रूप से प्लूरल आना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो एरर आई किस वर्ड के अंदर है, वॉज के अंदर है, मैन के अंदर है, ग्रेटेस्ट के अंदर है, वन के अंदर है, तो ये हमें समझना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई एक निकल कर आएगा आउट ऑफ बहुत सारे, तो यहाँ पर मैन की जगह आपका ऑप्शन ये होगा, एरर इसके अंदर है, क्योंकि राइट आंसर MEN होना चाहिए। मैन से नहीं होता, मैन होता है। तो आप कहेंगे सरदार पटेल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, यानी महान लोगों में से एक हैं। तो महान लोगों में से एक होने का मतलब ये हुआ कि आपकी एरर मैन में है। तो ये आपका MCQ बेस्ड वाला पोर्शन जो कि 2 मार्क्स ईच है, 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए पूरा हुआ। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स आपको रिटिन में देने होंगे। किस तरह लिखेंगे आइए देखते हैं। इस सब्जेक्टिव पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो इस सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको हर पार्ट में 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जैसे कि हमने लिखा है अटेम्प्ट एनी वन, तो अटेम्प्ट एनी वन के बाद हम पढ़ते हैं सीता सेड टू रीता आर यू वेल। तो आपको मालूम है जब भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आप आस्क्ड लगाते हैं। हालांकि आस्क्ड वर्ड जो कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर और लिसनर के बीच में आप लिखते हैं, ये इम्पेरेटिव में भी यूज़ होता है। आप हमेशा माइंड में ये बैठा कर ना रखें कि आस्क्ड को आप केवल इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं, आस्क्ड को आप इम्पेरेटिव में भी यूज़ कर लेते हैं। इम्पेरेटिव में वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको ये पता ना चले कि भाई यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया गया है या एडवाइस दिया गया है, तो वहाँ आस्क्ड यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हमने आस्क्ड को सवाल पूछने के तौर पर यूज़ किया है। तो हमारा लिसनर है रीता। रीता, जब हमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया होता तो हम यहाँ पर इफ़ या वेदर लिख लेते हैं। वेदर की स्पेलिंग को आप अच्छे से समझ लें। ये वेदर और वेदर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये होमोनिम्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, जब भी आपको इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको असर्टिव बनाते हैं, और असर्टिव बनाने में आपको सब्जेक्ट पहले लाना होता है। तो आप यू पहले उठाकर पहले लिखेंगे। यू है आपका सब्जेक्ट, और जो यू होता है सेकंड पर्सन, तो यू हमेशा लिसनर के पास जाता है, और लिसनर का सब्जेक्ट जो होता है वो शी होगा। वॉज वेल, और बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट हुआ। द नेक्स्ट वन इज द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, हम इसको अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर कि द शॉपकीपर अब यहाँ पर नाराज़गी जताएगा। यहाँ पर ऑर्डर देना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हो सकता है कि शॉपकीपर के सामने कोई बड़ा ऑफिसर हो, तो हम यहाँ पर ऑर्डर आप लगा दें चलेगा। एडवाइस कर दें तो एडवाइस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, दूसरे की मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ भी हम आस्क्ड लगा दें या ऑर्डर्ड लगा दें, और अर्ज्ड लगा दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अर्ज्ड एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिसमें कहीं ना कहीं कमांड छिपी होती है। आस्क्ड मी, ये जो टू होता है आपका ये हट जाता है। द शॉपकीपर आस्क्ड मी, और जब भी आपको डू नॉट दिया हो और कहीं कोई आपका सब्जेक्ट वर्ब तक ना हो तो आप टू का यूज़ करते हैं, यानी नॉट टू स्टैंड। और इसके बाद आप लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। माई फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के पास जाता है बदलने के लिए। शॉपकीपर लेडी भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम उसे मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, तो हम यहाँ पर हिज कर देंगे, क्योंकि माई माइंड मी
तो माय जो पॉजेसिव केस है वो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमें इस सब्जेक्टिव पार्ट में बी के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं, माय फ्रेंड इज इन इंटेलिजेंट एंड माय फ्रेंड इज इन डिलीजेंट। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं, तो ऑफ कोर्स कंबाइन करने को बोला जिसे आप सिंथेसिस कहते हैं। तो हम इसको सिंथेसाइज करने जा रहे हैं। सिंथेसाइज वर्ब है, सिंथेसिस नाउन होता है, तो हम इसे सिंथेसाइज करेंगे। और जब भी नोट 2 बार रिपीट हो रहा हो तो ये समझ लीजिए कि ये वर्ड 2 बार आया है। तो इसमें नीदर नॉर का हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये याद रख लीजिए कि इसका जो नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो हम यूज़ करते हैं। तो आमतौर से हम इसमें कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और गलती कर जाते हैं कि हिंदी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं और हिंदी में शब्द कहीं किसी और रीज़न से कहीं के कहीं लगते हैं, जबकि इंग्लिश का अपना स्ट्रक्चर, अपना सिंटेक्स, अपना सीक्वेंस समथिंग डिफरेंट होता है। तो हम अपनी ट्रांसलेशन को हिंदी के फ्लो में ना चलाएं। द मेन पॉइंट इज़ कि नॉट जिनसे पहले लगा है वही नीदर नॉर आएगा। नीदर नॉर में आपके 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी 2 वर्ब्स भी हो सकती हैं, आपके 2 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि डबल क्या है। तो माय फ्रेंड, आपका आंसर होगा क्या? माय फ्रेंड इज, पहले नॉट को आप कर देंगे नीदर इंटेलिजेंट नॉर, आगे दूसरा जो विशेषता दे रखा है नॉर डिलीजेंट। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको स्पेलिंग्स आती हैं तो हम कई बार मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि डिलीजेंट में डबल एल है। ऐसा नहीं, डिलीजेंट में सिंगल एल आता है जबकि इंटेलिजेंट में डबल एल आता है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ द डे है, आपको आगे काम आएगा। माय फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, तो आपने नीदर पहली क्वालिटी नॉर दूसरी क्वालिटी कर दी, तो आपका सोल्यूशन हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदलना है जबकि सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आपसे कहता है कि रिमूव टू करिए तो रिमूव टू आप करते हैं, या कॉम्प्लेक्स आपको कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, या आपसे कहा जाए नेगेटिव बनाइए, तो सबका आंसर एक है। हावेवर आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है बोर्ड में वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को बोर्ड में इंस्ट्रक्शंस मिली। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना था, तो हमने यहाँ पर दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं। तो कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाते हैं तो रिमूव टू ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो आपका जो अंदाज होगा बनाने का वो ये होगा, द क्वेश्चन, जब भी ये टू आ जाए, यहाँ पर हम रेड पेन यूज़ करेंगे, तो आप लिखेंगे इसके बाद वेरी की ज़रूरत नहीं है, पहले लिख लीजिए इज़, इसके बाद आप यहाँ पर इसको शो करेंगे। अब आप सोचेंगे कि हमने वेरी को क्यों डिलीट किया, क्यों यहाँ से रब किया। तो जो वेरी आता है वो सिंगल क्लोज बेड सेंटेंसेस के अंदर आता है, जैसे कि हमने कहा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, आगे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर हमें आगे उस पर बेस कुछ और भी डिसीजन देना है, उससे अफेक्टेड कुछ नई चीज़ हमें बतानी है, बुरी अच्छी जैसी भी है, तो हम वहाँ पर सो का यूज़ करते हैं, और अच्छी बताते हैं तो हम इनफ का यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा समझने की बात है। द क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पर, अब आपको ये टू समझना है, इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट, अब यहाँ पर आपको आमतौर से एक सेंटेंस आया करता है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो ही वीक है और ही को ही वॉक करना है, तो दोनों के लिए सब्जेक्ट होता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्टी के लिए क्वेश्चन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ये जो है सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप अपने पास से लगाएंगे दैट वन
कैनॉट, दैट वन कैनॉट सॉल्व अपनी जगह पर रहेगा, इसलिए हम उसको उसी कलर से लिखेंगे, वन कैनॉट सॉल्व। तो आपने समझ लिया कि दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे लिए सो था जो कि हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, और वन कैनॉट सॉल्व तो हमने यहाँ पर वन लगाया। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर हम दोनों को मैच कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन है तो सॉल्व के बाद आप इट लगाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, दैट इट कैनॉट बी सॉल्व्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अहम है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रिमूव टू से रिलेटेड हमने एक पूरा असाइनमेंट बनाया जो बोर्ड क्वेश्चंस बेस्ड है, और उसमें ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने रिमूव टू से लिया है, और उसका एक पूरा वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप पूरी स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पर एक पंथ दो काज होगा। इसका इडियम क्या बनेगा? अगर इसको इडियोमेटिक लैंग्वेज में बोलें तो हम कहेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दो फायदे होंगे कि पहले तो आपका जो रिमूव टू है उस पर पूरी तरह से कमांड हो जाएगा हर तरह के क्वेश्चंस का, एज वेल एज आप बोर्ड के सारे क्वेश्चंस पर भी कमांड कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन के सी पार्ट पर, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमें कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें हमें इनको जो है वॉइस चेंज करना है। इट मीन्स हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, और इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। अब की बार दोनों पैसिव वॉइस दे दिए गए हैं, तो यहाँ समझने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो ऑप्शन है आपको वह है अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव इस तरह से दिया जाए। दोनों ही पैसिव वॉइस दे दिए हैं, यानी एक ही टॉपिक आपको डबल आ गया है, तो सभी टॉपिक्स आपको सही से तैयार करने हैं। आपको ये मानकर नहीं चलना है कि आपको दूसरा क्वेश्चन दूसरे टॉपिक में मिल जाएगा और मुझे पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो हम पैसिव वॉइस छोड़ दें, कुछ और अटैम्प्ट कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर में कुछ बड़ी अजीब तरह की नई बातें हैं कि दोनों ही पैसिव वॉइस हैं और दूसरा टॉपिक छुआ ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं पैसिव वॉइस को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाने में वर्ब को पॉइंट आउट करते हैं। वर्ब को हमने पॉइंट आउट किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन होता है जनरली, हालांकि एक और हो सकता है लेकिन ये आप मानकर चलें। तो मैन मिला, मैन से पहले पुअर, पुअर से पहले द। तो इस तरह से आपका आंसर बना कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, द पुअर मैन। पैसिव वॉइस को लेकर हमने मोर देन 15 वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं हमारे चैनल पर, जिसमें हमने सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से लेकर पैसिव वॉइस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन से लेकर के इन्फिनेटिव और क्लोजेस तक पैसिव वॉइस बनाए हैं। आप डिटेल में देख सकते हैं, लिंक को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो द पुअर मैन, अब डिड है तो डिड वाले में आप वॉज लगाते हैं, नॉट की जगह नॉट लगाते हैं और हेल्प करते हैं। तो पैसिव वॉइस को जब आप अलग से डिटेल में सीखेंगे तो आप वेरियस वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। अब जब हम वर्ब तक पहुँचे तो इसके बाद जितना बचा है सारा लगा दीजिए। अब एक्चुअली बचा ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, तो आप लगा देंगे बाद में बाय हर। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो बिगिनिंग में ही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिया, तो सबसे आसान तरीका है कि आप लेट लगाएं। लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले ले आएं, यानी जो आप कॉम्प्लीटेड लिखते, थर्ड फॉर्म लिखते, उससे पहले आपने दिस वर्क ले लिया। अब मानो यहाँ दिस वर्क ना हो करके हिम होता, मी होता, तो हम एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऑफ द डे आपको बता रहे हैं, इन पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। मी, तो यहाँ पर मी ही होता, आई नहीं करना था। हिम होता तो हिम ही रहेगा, ही नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स अमूमन ऐसी गलती कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। तो लेट दिस वर्क, लेकिन आपको बी एक्स्ट्रा लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड, जितना बचा है लास्ट में अभी हमने बताया था, आप इसे लिख दीजिए। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
यहाँ पर लिखा है, हमने कहा था कि इस पेपर में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें ज़्यादा हैं, ये एक्चुअल कॉपी है एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया जैसा आया था। माई हेयर इज़ ब्लैक, तो हेयर को लेकर ये समझ लीजिए कि माई हेयर, अगर हम हेयर को लेकर एक बात समझ लेते हैं कि अगर हेयर के आगे इज़ लगा है तो हम ये मानते हैं कि हम हेयर के हेयर्स नहीं करते। जब हमारे सारे ही बालों को एक साथ कंबाइन करके बोला जाए तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, और अगर हमारे बाल काले हैं और उसमें 2-4 वाइट आ गए हैं तो हम उनको हेयर्स कर लेते हैं, और उस एक्सेप्शनल केस में हम क्या करते हैं कि वहाँ आर लगाते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में कहा माई हेयर इज़ ब्लैक, तो द रियलिटी इज़ कि ये सेंटेंस जो है अपने आप में सही है और इसमें करेक्शन करने को कुछ है नहीं। अगर बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो कि आया है तो आप लिख देंगे इट इज़ ऑलरेडी करेक्टेड, इट इज़ ऑलरेडी करेक्टेड, ये पहले से ही ठीक है, आप लिख दें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। माई हेयर इज़ ब्लैक, अगर ये गलत होता तो ये आना चाहिए था क्या, यहाँ पर हेयर की जगह आपको हेयर्स करके दिया जाता और यहाँ पर आर दिया जाता, या आपको हेयर के बाद आर दिया जाता। तो जब आपके सारे ही बाल काले हैं तो फिर यहाँ पर इज़ लगवाते या यहाँ पर एस लगता, तो ये सही होता कि नहीं भाई, हेयर्स में आपको हेयर्स में एस नहीं लगाना, हेयर लगाना है। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्टेड है। देखा, अब तक आपने इस तरह की प्रॉब्लम सुनी थी, लेकिन हमारे इस 316ZW के अंदर आप सीख गए कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल क्लियर करके आए कि दिस क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी करेक्टेड, इसमें कोई गलती नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। रिच मैन शुड हेल्प पुअर्स, तो एक बात याद रखनी है, इसमें क्या एरर आएगी, तो आप इसको लिखेंगे रिच मैन शुड हेल्प। अब ये जो पुअर है ये एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के प्लूरल बनते नहीं हैं, तो एक बात याद रखिए, अगर आप एडजेक्टिव से पहले दा लिख दें और फिर बिना एस का आप एडजेक्टिव लिखें तो दा प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो आपका प्लूरल नाउन होता है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम कहते हैं वाइज मीन्स बुद्धिमान इंसान, द वाइज आप करते हैं तो सारे बुद्धिमान इंसान, द वीक सारे कमज़ोर इंसान, द पुअर सारे गरीब इंसान, इसी तरह से द पुअर सारे गरीब इंसान, और यहाँ रिच मैन में ई एन अगर ना होता तो द रिच भी सारे अमीर हो सकते थे। तो ये आपका एरर हमने यहाँ रेक्टिफाई कर दिया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, अब हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है ई, उसको देखते हैं, ये आप जो है डी कर लेना है। 5th क्वेश्चन के इस ई पार्ट में हमें वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दीज वर्ड्स इन आवर ओन सेंटेंसेस। हमें अपने सेंटेंसेस में उसको यूज़ करना है, हमें केवल मीनिंग लिखकर नहीं छोड़ देना है, हमें अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, और ऐसा यूज़ करना है कि उसका यूज़ इसके मीनिंग को क्लियर करा दे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। तो आप इनके मीनिंग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इनको हम समझते हैं कि इसमें जो डिफरेंस आई और ई का है इसको हम कैसे समझें। देखिए, ई वाले के ई से बनता है कंप्लीट, COMPLETE, यानी ई आया तो ये सिर्फ याद करना मात्र है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसका मीनिंग है पूरक। पूरक जिसको आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक किसी चीज़ को पूरा करने वाला। जैसे किसी भी टीचर ऑफ इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्पीकिंग उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको पूरा करता है, तो पूरा करने वाला जो पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। लेकिन जिसके अंदर आई आ जाए उसका मतलब होता है प्रेज, PRAISE। तो इसमें आई आया तो आई वाले से आई वाला रिलेट किया, प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ। तो इस तरह से आप याद कर पाते हो कि भाई प्रेज में आई आया, कॉम्प्लीमेंट में आई आया तो तारीफ। ये आई फॉर इंसान, इंसान की तारीफ होती है, तो ये आपने रिलेट कर लिया तो अब आप भूलेंगे नहीं, इसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इसको याद कर लेते हैं। फेयर, तो फेयर मीन्स बहुत अच्छा। जब हमें ओपन एयर फील होती है, ऑक्सीजन सही मिलती है, सांस लेते हैं, तो एयर, एयर फेयर, फेयर मीन्स अच्छा, तो हमने ये याद रख लिया फेयर। अब एक वर्ड है फार, FAR, फार।
फार मीन्स दूर, तो दूर से बना किराया। तो ये हमने याद कर लिया। अब हम इन्हें यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में, और यूज़ करने में हम कलर यूज़ करेंगे, दूसरा पेन का कलर। अब यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं, जैसे आई पॉइंटेड ही मॉनिटर, तो मॉनिटर मैंने उसको बनाया मॉनिटर, तो मॉनिटर पूरे सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिख दी, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमने पूरा किया। कॉम्प्लीमेंट, आई लाइक कॉम्प्लीमेंट फॉर माई वर्क, यानी मैंने अपने लिए बोला कि मुझे तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, अगर कोई मेरे वर्क की तारीफ़ करे तो नॉट द रियलिटी, बट मैंने एक ऐसे ही आपके लिए सामने सेंटेंस बना दिया। तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, लाइक के बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो तारीफ़ क्या हुई, नाउन। फेयर मीन्स अच्छा, तो हम कहेंगे योर कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन समझते हैं, जो आपकी स्किन का कलर होता है उसको कलर नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्सन बोलते हैं। तो हम कहते हैं योर कॉम्प्लेक्सन इज फेयर, यानी वह गोरा है या आप गोरे हैं। फेयर, फेयर मीन्स किराया, तो आप कहेंगे आई पेड द फेयर, मैंने किराया चुका दिया। तो इस तरह से आपने यूज़ किया, और जब आप पेपर में यूज़ करें तो इसे अंडरलाइन कर देंगे कि भाई देखिए हमने इसे यूज़ कर लिया है, यहाँ आपने इसे अंडरलाइन कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को अंडरलाइन कर देना है। तो आपका ये सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट हो जाता है पूरा। आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा, और हम इसका वेट करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और इसी सीरीज़ में मिलते हैं जल्दी, और दूसरी वीडियोज़ के साथ भी बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।